हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो मध्यकालीन भारत से रिलेटेड करने वाले हैं। और मध्यकालीन भारत के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पास में बनते हैं अप टू द 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पे जो एग्जाम होते हैं, अगर हम सिर्फ यूपीएससी को थोड़ा सा मतलब इसमें निगलेक्ट करें और स्टेट पीएससी इस लेवल तक तो वैसे इंपॉर्टेंट है, मतलब सिर्फ आप यूपीएससी वाला जो आपका एग्जाम होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको जस्ट छोड़ दो तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो मतलब आपको मिलेगी मध्यकालीन भारत से, जो कि आपका दिल्ली सल्तनत के लिए मतलब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब इसके अंदर जो आप लोग को पढ़ना है वो सारी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनते रहो। जो आपके पास में सामने फोटो आ रही है, आप इस फोटो को भी मतलब कि अपने पास में स्क्रीनशॉट इसका रख लेना खींच के, और देन इसके बाद में इसके नोट्स बना के बाकी जो चीजें होंगी हमारे पास में ये पढ़ते हुए चले होंगे। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मतलब दिल्ली के अंदर तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आपका मध्यकालीन भारत। अब ये मध्यकालीन भारत जो है हमारे पास में, इसका मतलब इंग्लिश में अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो आप देख सकते हो मेडिवल इंडिया होता है। ठीक है ना। मेडिवल इंडिया में सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ आपसे दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत जो है हमारे पास में, देखो स्टार्टिंग जो होती है हमारे पास में दिल्ली सल्तनत की, इसमें मतलब जो है मतलब कि मुस्लिम आक्रमणकर्ता होते थे। ठीक है ना। तो मुस्लिम आक्रमणकर्ता जो हमारे पास में दिल्ली सल्तनत जिन्होंने मतलब कि शुरुआत की थी, उससे पहले का जो थोड़ा बहुत थोड़ा बैकग्राउंड है वो हमें सीखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन हमारे पास में बनते हैं कि मेडिवल इंडिया जो आपके पास में वो लगभग 712 एडी से आपकी शुरुआत हो जाती है तकरीबन। ठीक है ना। और ये आपके पास में आती है लगभग लगभग आपके पास में लगभग 1300 एडी तक के लिए जाती है। ओके। तो आप लोग को मतलब थोड़ी बहुत बातें जो है बेसिक्स वो पता होनी चाहिए। तो देखो, भारत के अंदर जो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण करता था, मुस्लिम आक्रमण करता, देखो आक्रमण करता आप समझते हो जिसने आक्रमण किया हो और देन लूटपाट मचाई हो। तो लूटपाट मचाने वाला जो पहला बंदा था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। ये बंदा कब आया था? तो ये जो मोहम्मद बिन कासिम है ये 712 एडी में आया था। देखो, एडी का मतलब एनो डोमिनी होता है बेसिकली, मतलब जो जो हमारे पास अभी कैलेंडर चल रहा है, जैसे 2021 चल रहा है, तो 2021 से पहले पहले ही जो मतलब घटते हुए चले जाओ, तो घट रहे हो ना जैसे, मतलब तो जीरो से पहले वाला जो वो बीसी होता था, बिफोर द क्रिस्ट, मतलब क्राइस्ट के बर्थ से पहले वाला। और अभी जो चल रहा है वो एनो डोमिनी चल रहा है, दैट मीन्स एडी चल रहा है। ठीक है ना। जो अभी आपका जो चल रहा है सीजन मतलब नॉर्मल वाला। तो देखो, 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम आता है और ये क्या करता है, ये कैप्चर कर लेता है, ये आपका मतलब कि कब्जा कर लेता है किसको, तो ये आपका कर लेता है सिंध को और मुल्तान को। सिंध सिंध और मुल्तान, ये देखो मतलब दोनों जगह होती हैं जिनको ये कब्जा कर लेता है। देन उसके बाद में क्या होता है, मतलब इसका बेसिकली मतलब उतना ज्यादा कोई फंडा नहीं है, बस आपको ये समझना है कि मतलब पहली बार मतलब जिसने आक्रमण किया था भारत के अंदर, तो वो कौन था। तो पहला आक्रमणकर्ता के तौर पे आप मोहम्मद बिन कासिम का नाम याद रख सकते हो। ठीक है। होप्स आपको यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद में क्या होता है कि मतलब ये तो पहला मतलब मुस्लिम आक्रमण करता था, मगर उसके बाद में क्या करता है, ये आक्रमण करता है देन चले जाता है। फिर आपके पास में क्या होता है, दूसरा एक आक्रमणकारी आता है जिसे बोलते हैं महमूद ऑफ गजनबी। महमूद ऑफ गजनी। ठीक है। तो महमूद ऑफ गजनबी क्या कहता है, मतलब महमूद ऑफ गजनबी, ठीक है, ये क्या करता है, ये 1001 से लेकर के 1027 के बीच में भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण करता है। अब देखो, 17 बार आक्रमण करता है मतलब हर बार आता है, लूटपाट मचाता है, देन चले जाता है, आता है, लूटपाट मचाता है, फिर चले जाता है। बेसिकली जो इसने टारगेट किया था वो किस पे टारगेट किया था, वो टारगेट किया था इसने जो हिंदूज में हिंदुओं के जो मतलब मंदिर हुआ करते थे, क्योंकि देखो उस वक्त के समय में जब मतलब कि भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, मतलब एक्चुअली में क्या होता था कि वहाँ पे भारत के अंदर बहुत अथाह सोना था। और मतलब मंदिरों में ना मतलब लोग बिल्कुल भर भर के सोना चढ़ाया करते थे, उस वक्त सोने की मतलब हमारे पास में वैसे कमी नहीं थी। ओके। जैसे आप देख रहे हो ना, ये जैसे गजनबी से आया हुआ था मोहम्मद बिन कासिम महमूद ऑफ गजनबी। ठीक है। तो ये इस बेसिकली इसने क्या किया था, ये यहाँ से बहुत बार लूटपाट मचा के ले गया। जैसे मतलब मान लो एक इसका बहुत ही महत्वपूर्ण अटैक है जिसे बोलते हैं 1025 का, 1025 एडी में सोमनाथ का अटैक, सोमनाथ विध्वंस, जो शिव जी का मंदिर होता था। तो 1025 में इसने सोमनाथ पे मतलब अटैक किया था, और देन यहां से ये लगभग अराउंड 4000 किलो सोना, ठीक है, और प्लस में 75,000 किलो के करीब चांदी, और इसके अलावा बहुत ही बेशकीमती, बहुत ही ज्यादा अच्छे मतलब हीरे जवाहरात वगैरह वो लेके गया था। ये आता था, लूटपाट मचाता था, जाता था, मगर 1025 में इसने सबसे तगड़ा वाला मतलब यहाँ पे मतलब कि लूटपाट मचाई थी। बहुत ही लोगों को मतलब मार काट दिया था, गांव के गांव तबाह कर दिए थे।
इसके अलावा सोमनाथ मंदिर जो शिव जी का मंदिर होता था प्राचीन, उसको मतलब इसने पूरे तरीके से विध्वंस कर दिया था, तोड़ फोड़ के, मतलब पूरा सामान जितना भी उसमें से था सारे दीवार वगैरह से उखाड़ के वो लेके चला गया था। ठीक है, तो ये 1025 का है सोमनाथ का अटैक। ठीक है ना। इसके बाद में अगर मैं बात बताता हूँ आपको, तो आपके बाद में जो देखो, हम यहाँ पे सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं जो आपके पास में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है। इसके बाद में आपका आता है पहला एक तुर्क संस्थापक आता है, पहला तुर्क संस्थापक। तुर्क मतलब कि बेसिकली जो टर्की से आते हैं, ठीक है ना, तुर्की से आते हैं। पहला तुर्क संस्थापक आता है आपके पास में, जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। अब ये मोहम्मद गौरी वाला जो केस है हमारे पास में, इसके अंदर क्या आता है, ये सबसे पहले आता है आपका 1175 में, 1175 में आता है, और ये मुल्तान पे पूरा कब्जा जमा लेता है। मुल्तान मतलब हमारे पास में जगह याद होगा आपको, मैं थोड़ी देर पहले भी बताया था, 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने भी जैसा अटैक मारा था, तो उसने भी मुल्तान पे पहले कब्जा किया था, मगर देन उसके बाद में उसको रिकैप्चर कर लिया गया था बाय द लोकल वाले जो मतलब वहां के राजा महाराजा थे। मगर क्या होता है, अब जब मोहम्मद गौरी आता है वो वापस से फिर उसको गेन कर लेता है, रीगेन कर लेता है अपने वाले पुराने वाले मतलब जो मतलब कि उनके द्वारा, मतलब मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं के द्वारा जो छीनी गई जगह होती है उसको दोबारा से कैप्चर कर लेता है। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, 1178 की बात होती है, तो 1178 में ये जो है ये माउंट आबू पर्वत है हमारे पास में, उसके आसपास मतलब जब ये जाता है मतलब वहां पे कब्जा करने के लिए, तो वहां पे भीमा राय सेकंड नाम के एक राजा थे जो इसको हरा देते हैं, मोहम्मद गौरी को इस वक्त ये हरा देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में क्या होता है, मोहम्मद गौरी जो है इसके बाद में मतलब कि बीच में कुछ दिनों तक कोई युद्ध नहीं करता, मगर उसके बाद में क्या होता है 1191 के अंदर की जब बात आती है, तो 1191 में हमारे पास में भारत के अंदर एक बहुत ही ज्यादा प्रबल मतलब कि राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था आपका पृथ्वीराज चौहान। जैसे कि मतलब हम लोग सब लोग जानते हैं उनका नाम, हम लोगों ने सबने सुना हुआ है। तो पृथ्वीराज चौहान जो थे उनके पास मतलब ये जाता है, क्योंकि वहां पे लोगों को मतलब इसको पता चलता है कि मतलब पृथ्वीराज चौहान जो है वो एक बहुत ही अच्छी मतलब जगह है उसके पास में, मतलब जो उसका जो स्टेट है उसमें बहुत पैसा है, तो इसको आ जाता है मन में लालच, जिसकी वजह से क्या करता है ये जाता है वहां पे अटैक करने के लिए। मगर इसका दाव वहां पे उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही अच्छे लड़ाके थे, जिसकी वजह से क्या होता है बेसिकली कि मतलब वहां पे मतलब इसको हार का सामना करना पड़ता है। देन क्या होता है, ये हार के चला जाता है अपने मतलब तुर्क में वापस चला जाता है। देन उसके बाद में क्या होता है कि इसके पीछे पीछे चला जाता है यहाँ का देश, मतलब कि एक तरीके से देशद्रोही बोल सकते हो आप, क्योंकि उसने उसने मतलब पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था। एक्चुअली में पृथ्वीराज को धोखा दिया था, मतलब उसका लगता था वो दूर के रिश्ते में भाई, जयचंद नाम था उसका। अब जयचंद जो था उसने क्या किया, वो जाता है और वो मोहम्मद गौरी के साथ में मिलकर संधि बना देता है, संधि मिला देता है मतलब अपने आपकी, कि हाँ भाई तुम मुझे सपोर्ट करो, हम मैं तुमको मिल के मतलब उसको हरवा दूंगा पृथ्वीराज चौहान को, देन तुम मुझे मतलब उसके बदले में मेरा राज्य वापस करवा देना। तो क्या होता है कि मतलब ये बोल देता मोहम्मद गौरी की भाई ठीक है बहुत अच्छी बात है, मगर क्या होता है कि धोखा तो आप जानते ही हो, तो मतलब धोखा इन्होंने मतलब कि क्या करते हैं, पहले जीत जाते हैं पृथ्वीराज चौहान से, और देन उसके बाद में बोलते हैं भाई जयचंद कौन है तू, तू निकल यहाँ से चल, ठीक है ना। तो जयचंद अपने मतलब जो उसका राज्य होता है उसमें वापस चला जाता है, देन अपनी आर्मी बना के 2 साल बाद ठीक है वापस आता है। अब मैं पहले एक बार सारी बात बता दूं कि पहली बार जैसे हमारे आपस में लड़ाई हुई थी और तो जो पृथ्वीराज चौहान के साथ में, उसे बोला जाता है आपका बैटल ऑफ तराइन, तराइन का युद्ध। और ये वाला जो युद्ध था जो पृथ्वीराज चौहान के साथ पहली बार लड़ा गया था उसको पहला वाला युद्ध बोलते हैं, तो याद रखना बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट, मतलब तराइन का पहला युद्ध। ठीक है। जस्ट अगले साल 1192 में जब हमारे साथ में जयचंद के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी आता है, और मोहम्मद गौरी जो है वो मिलके हरा देता है पृथ्वीराज चौहान को, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्पिरेसी जो कि मतलब लैड करी गई थी बाय द जयचंद। ओके। तो जयचंद के कॉन्स्पिरेसी की वजह से क्या होता है बेसिकली, मतलब कि हमारे पास में ये जो पृथ्वीराज चौहान इसकी हार हो जाती है। अब उसके बाद में क्या होगा कि मतलब 2 साल बाद जब ये आता है, मतलब जयचंद आता है गौरी से वापस लड़ने के लिए, इस युद्ध का नाम है बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर, चंदावर। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ आप लोग के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा, चंदावर, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होता है कि मतलब हमारे पास में 1194 में मतलब ये आ जाता है। फिर इसके बाद में क्या होता है, ये जो है ये 1194 की बात हो रही है बच्चों। अब इसके बाद में क्या होता है 1206 में, अच्छा चंदावर वाला जो सीन होता है इसके अंदर मतलब कि क्या होता है, इसको मतलब जयचंद को मार डाला जाता है, मतलब कि बाय द गौरी। अच्छा इसके बाद में क्या होता है आपका मतलब सब कुछ ऐसे नॉर्मल चल रहा होता है। फिर 1206 में जो है ना गजनी जब गजनी जा रहा होता है ना, ये जो महमूद और गजनबी है, ये गजनी जा रहा होता है, उसके दौरान में कहा जाता है ये कॉन्स्पिरेसी हुई थी जिसके द्वारा इसको षड्यंत्र के द्वारा मतलब मार डाला गया था और फिर ये खत्म हो गया था। अच्छा उसके बाद में क्या हुआ था
कि 1206 में ये तो मतलब मारा गया, कौन, तो महमूद ऑफ गजनवी, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या होता है कि ये जब जाता है ना यहाँ से, तो अपने पीछे दिल्ली में एक कमांडर छोड़ते हुए जाता है, कमांडर का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात हम लोग वैसे अभी फिलहाल दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कर देते हैं, बिकॉज मोहम्मद गौरी के बाद में जस्ट हमारे पास में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। दिल्ली सल्तनत का जो पहला संस्थापक था हमारे, मतलब जो इसका संस्थापक था वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था हमारे पास में, इसने क्या किया था, इसने मतलब अपने आप को एज अ गुलाम ही रहने दिया, मतलब इसको गुलाम वंश भी बोलते हैं वैसे। दिल्ली सल्तनत इसका मेन इशू होता है अभी, एक्चुअली में ये गुलाम वंश के अंदर अपने आप को कैटेगरी में इसने रखा था। इसने बोला था कि भाई मैं कौन हूँ, तो मैं कोई सुल्तान उल्तान नहीं हूँ। सुल्तान जो बनने वाला जो प्रोसेस है वो हम आगे अभी पढ़ेंगे कि वो किसने मतलब स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो इससे पहले क्या हुआ कि मतलब हमारे पास में कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का एक मतलब कि मतलब कैरेक्टर आता है, जिसने क्या करा था, कुतुबुद्दीन ऐबक इसका इसने मतलब कि इसके बाद में गद्दी संभाली। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये 1206 से लेकर के 1210 के बीच में मतलब कि राज करता है। और राज क्या करता है, मतलब एज अ सेवक राज करता है। मगर 1210 में क्या होता है, 1210 में एक चौगान नाम का खेल होता है, चौगान। ये जस्ट लाइक टू दैट ऑफ द पोलो के टाइप का गेम होता है। पोलो का टाइप का मतलब कि वही होता है, घोड़े पे बैठो और देन उसके बाद में एक बॉल होती है नीचे जमीन पे, और जिसपे मतलब कई सारे लोग घोड़े पे बैठ के डंडे से उसको मार के एक जगह से दूसरी जगह पे उसको गोल करते हैं, ठीक है। तो इसके दौरान मतलब क्या होता है कि गलती से गिर जाता है घोड़े पर से, और घोड़े जो घोड़ा होता है उसके पैर मतलब जो होते हैं वो छाती पे रख देता है, मतलब घोड़े के जो पैर होते हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक की छाती पे लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाती है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने मतलब क्या है ना, ख्वाजा बख्तियार ख्वाजा बख्तियार काकी, ख्वाजा बख्तियार काकी, ख्वाजा बख्तियार काकी। ये देखो काकी मतलब इसका बेसिकली ये सेंट होते थे। सेंट मतलब कि जैसे मतलब कि जो होते हैं ना, जैसे हिंदुइज्म में होता है बाबा होते हैं टाइप का, या फिर क्रिश्चियंस में फादर बोलते हैं इसको। तो उसी टाइप का मतलब एक इनका मतलब कि फिलोसोफर था। इसके लिए बेसिकली इन्होंने क्या किया था कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, इन्हें क्या करा कि सॉरी, इन्होंने इसके याद में क्या करा था, इन्होंने कुतुब मीनार बनाने की मतलब कि शुरुआत कर दी थी। बट एक्चुअली में ये काम पूरा हो नहीं पाया था, जिसकी वजह से मतलब बीच में क्या हुआ था, इनकी मौत हो जाती है। तो ये काम पूरा हो नहीं पाता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में आता है इल्तुतमिश, जो इनका दामाद होता है, इल्तुतमिश। ये जो इल्तुतमिश होता है ये अगला वाला राजा बनता है इसके अंदर। और ये जो होता है ये मतलब राज करता है कब से कब तक, तो ये करता है आपका 1210 से लेकर 1236 तक राज करता है। और इसने एक है ना तुर्के चहलगानी 40 सैनिकों की एक मतलब अपनी फौज बनाता है। और ये जो फौज होती है एक तरीके से मतलब इनका काम क्या था, ये इसके सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए थी, मतलब कि एक तरीके से इनका मान लो बॉडीगार्ड्स थे इनके, ठीक है। तो इन ये जो बॉडीगार्ड्स थे, इसने मतलब इसकी स्थापना की। चालीसा भी बोला गया था उसको, चालीसा, चालीसा। ये बेसिकली चालीसा का मतलब क्या है, चालीसा मतलब बोले थे 40 ग्रुप ऑफ 40 सोल्जर्स, ठीक है ना, जो कि इसके मतलब की बॉडी की सुरक्षा के लिए लगे हुए थे। तो इसको तुर्के चहलगानी भी बोला गया था, तुर्के चहलगानी। अब देखो बेसिकली क्या हुआ था, इसने अपने राज्य जो थे उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांट दिया था, मतलब ताकि उसको मतलब राज करने में आसानी रहे। और जो छोटे छोटे ब्लॉक्स थे उनको बोला जाता था इक्ता, इकता। इक्ता आपका हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिख देता हूँ। देखो इक्ता या तो आप हिंदी में बोलना चाहो तो ऐसे बोल लो, और या फिर IQTA, इक्ता सिस्टम। तो ये वाला हुआ था हमारे पास में, ओके। इसने क्या करा था, इसने जो कुतुबुद्दीन ऐबक का के द्वारा जो कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत हुई थी ना, उसको इसने फिनिश करवाया था। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्योंकि बना नहीं पाया था ना पूरा कंप्लीट, तो उसको खत्म करने का काम किसने किया था, इल्तुतमिश ने किया था। देन इल्तुतमिश के ही चालीसा वाली जो अच्छा एक बात और बता देते हैं कि इल्तुतमिश जो है हमारे पास में, इसने लाहौर से अपने कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट किया था। मतलब इसने अपनी राजधानी जो है वो दिल्ली को बनाया था। तो इसलिए यहाँ पे इसको दिल्ली सल्तनत की शुरुआत बोला जा सकता है, क्योंकि अब तक जो मतलब इससे पहले जो ऑपरेट किए जा रहे थे वो कहाँ के ऑपरेट किए जा रहे थे, इससे पहले वाले साल जो ऑपरेशन हो रहे थे वो लाहौर के राजधानी के तौर पे हो रहे थे।
मगर इसके बाद में क्या हो गया था, जैसे मतलब कि इल्तुतमिश आ गया तो इसने मतलब सबसे पहले क्या काम किया कि इसने लाहौर से दिल्ली को कैपिटल शिफ्ट करवा दिया, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, इसकी मतलब ये इसकी जब डेथ हो जाती है हमारे पास में अराउंड 1236 में, तो इसके दो बच्चे होते हैं जो मेन मतलब कि कंटेंट में रहते हैं। एक होता है इसका जो मतलब कि बेटा, मतलब वो मगर उसका कोई खास काम नहीं है, इसमें रोल नहीं है, क्योंकि इसको बनाया जाता है 1-1.5 साल के बीच में, मगर इसको है ना एक तरीके से नकारा घोषित कर दिया जाता है और देन उसको हटा दिया जाता है। फिर यहाँ पे आ जाती है आपकी इसकी बेटी जिसका नाम था रजिया सुल्ताना, ठीक है। वैसे एक्चुअली में रजिया सुल्तान होती है, तो ये होती है, और ये किससे शादी करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी जो शादी होती है वो अल्तुनिया बठिंडा का एक राजा होता है, भटिंडा का राजा, भटिंडा का राजा जिसका नाम था अल्तुनिया, इससे इसकी शादी हो जाती है। अब देखो अल्तुनिया इसका राजा हो गया, ओके। इसके अलावा देखो रजिया सुल्ताना से मतलब रिलेटेड हमारे पास हम कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इसने मतलब क्या क्या किया था, कुछ खास बातें मतलब ऐसी। तो याद रखना 1236 से लेकर के 1240 के बीच में जो है इसने राज किया था। इसने कुबा और कुलह की पद्धति अपनाई थी। तो क्या था ये, एक था कुबा, एक था आपका कुलह। कुबा क्या था, कोट, कोट पहनती थी। एक जो ब्लेजर टाइप का होता है ना, वो लंबा सा मतलब घुटने तक जो आता है, तो वो वाला था एक हमारे पास में। और कुलह का मतलब होता है बेसिकली टोपी। आपने अगर मूवी देखी हो तो उसमें देखा होगा, उसमें जो मोर मतलब वो जो पंख लगे होते थे कबूतर वाले टाइप के, तो वो पहनती थी। और मतलब आप इमेज भी सर्च कर सकते हो, तो आपको उसमें थोड़ा सा दिख जाएगा, गूगल पे आप इमेज एक बार डाल के देखना। तो यहाँ पे कुलह और मतलब कुबा को इसने करा था। इसके अलावा इसने जो पर्दा सिस्टम है इसको अवॉइड कर दिया था। पर्दा सिस्टम मतलब बेसिकली क्या होता है, जैसे मुस्लिम्स जो भी होते हैं, तो मुस्लिम्स में उस वक्त क्या होता था कि मतलब लेडीजों को पर्दे में रहना होता था। तो इसने क्या करा था, इसने पर्दा सिस्टम को अवॉइड करा था। इसने बोला कि भाई नहीं, मेरे को मतलब पर्दा नहीं करना। और देन उसके बाद में मतलब ये अपने चलाते थे, जिसकी वजह से इसको काफी विरोध भी झेलना पड़ा था, ठीक है। इसके बाद में आता है आपके पास में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड, वो आता है आपके पास में अगले राजा के थ्रू, जिसका नाम था बलबन, ठीक है। बलबन के ऊपर बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एसएससी वगैरह रिलेटेड, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग इसके। तो जो अगला राजा है उसका नाम है आपके पास में बलबन। अब इसने जो है वो क्या क्या काम किए थे, इंपॉर्टेंट काम। इसने एक तो करा था सजदा और पैबोस नाम की एक प्रथा चलाई थी, सजदा और पैबोस। सजदा और पैबोस नाम की एक प्रथा चलाई थी। सजदा में क्या था, राजा को झुक के प्रणाम करना। देखो आपने मूवीज में देखा होगा कि मतलब जैसे जाते थे और झुक के प्रणाम ऐसे करके करा करते थे वो, जय सलाम वालेकुम या जो भी बोलते होंगे। तो मतलब कि झुक के सलाम करने वाला जो था उसको बोलते थे सजदा, ठीक है। और एक होता था पैबोस। तो मतलब कि पैबोस में बेसिकली क्या होता था, झुक के राजा को मतलब हाथों को या पैरों को चूमना, ठीक है, चूमते थे ना, मतलब कि वो आपने देखा होगा तो वाली चीज। इसके अलावा इसने एक है ना फारसी फेस्टिवल मतलब कि जो फारस के लोग मतलब जो पारसीज भी बोल सकते हो आप, तो उसके एक फेस्टिवल को मतलब इंडिया में लाया था, जिसका नाम था नवरोज फेस्टिवल, ठीक है। नवरोज फेस्टिवल ये लेके आया हुआ था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है आपके पास में, ब्लड एंड आयरन थ्योरी दी थी इसने, ब्लड एंड आयरन थ्योरी, ब्लड एंड आयरन थ्योरी बोल सकते हो, या फिर लौह एवं रक्त की नीति, लौह एवं रक्त नीति। ये किसके द्वारा दी गई थी, ये भी आपके द्वारा मतलब बलबन के द्वारा दी गई थी, ठीक है। होप्स हो कि आप लोग को यहाँ तक की क्लास समझ में आई होगी। और आगे के कंटेंट के लिए आप लोग बस थोड़ा सा वेट करो, आपको जल्दी ही नई वीडियो मिलेंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए गाइज, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो इनकेस, तो आप इसको जरूर लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।